नमस्ते दोस्तों, न्याय वेदिका में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट, और उससे पहले हमने कवर कर लिया था अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज, और उसके बाद द रिवोल्ट ऑफ 1857। आज हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो आज हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को समझने से पहले हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये मूवमेंट क्यों हुआ था और इसके पीछे का रीज़न क्या क्या था, जिससे हमें ये टॉपिक को समझने में आसानी हो। अगर हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो इसके बैकग्राउंड को पहले हम समझ लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि ये मूवमेंट हुआ था 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और इसका जो एम था वो हम देखते हैं, पहला था मॉडर्नाइजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग इंडियन सोसाइटी। समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही थी, उस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी को भी चेंज करना जरूरी था, तो उसे मॉडर्न करना जरूरी था, उसमें सुधार लाना जरूरी था। इसके लिए जो है ये इंडियन जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था वो किया गया। उसके बाद एक एम था कुछ रिफॉर्म करना। अब रिफॉर्म किन किन चीज़ों में करना था? पहला था रिलीजियस रिफॉर्म, और दूसरा था सोशल रिफॉर्म। अगर हम रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें तो रिलीजियस रिफॉर्म में मेनली था प्योरिफिकेशन ऑफ फेथ, कि हमारे फेथ जो है उसको प्योरीफाई करना। और दूसरा था सोशल रिफॉर्म, जिसमें था कि अटैकिंग सोशल इविल्स। 19th सेंचुरी तक आते आते भारतीय समाज में बहुत सारे सोशल इविल आ गए थे, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, उसके बाद चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, पर्दा प्रथा, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी। तो इन सबको टैकल करने के लिए सोशल रिफॉर्म किए गए थे। उसके बाद एक था एम इंडियन रेनेसांस। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री की बात करें चाहे अदर कंट्रीज़ की बात करें, एक पुनर्जागरण का काल चल रहा था। सभी लोग अवेक हो रहे थे, अपने समाज में जो भी सोशल इविल्स थे, बुराइयां थी, उसके बारे में अब लोगों को समझ में आने लगा था। तो अगर हम रेनेसेंस टर्म की बात करें तो ये टर्म जो कॉइन किया था जिसने, वो थे मैचलेट। और अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो बेस्ड था ह्यूमैनिज्म पे। पहले क्या माना जाता था कि गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड को सेंटर में रखा जाता था, उस हिसाब से सारे नियम कानून बनाए जाते थे समाज के लिए। पर अब ये चीज़ शिफ्ट हो गई थी गॉड से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पर। तो जितने भी अब नियम कानून बनाए जाने चाहिए वो ह्यूमन के लाभ के लिए बनाने जाने चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए बनाए जाने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए जिसमें इसका अपलिफ्टमेंट हो, ना कि इसे दबाया जाए, इसका जो है साइंटिफिक अप्रोच विकसित हो। ये सारी चीज़ों को देख करके जो भी लॉज होंगे जो गवर्न करेंगे हमारी सोसाइटी को, वो इस पर बेस्ड होने चाहिए। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो ये हमने देख लिया बैकग्राउंड ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब हम समझते हैं कि प्री रिफॉर्म के टाइम पे, जो प्री रिफॉर्म एरा था, वहाँ पे क्या कंडीशन थी ऑफ इंडियन सोसाइटी की, कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे रिजिड एंड ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम था, और इसकी वजह से यहाँ अनटचेबिलिटी होती थी। अनटचेबिलिटी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था कि ये लोअर कास्ट है तो इसे कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाएगा, इसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि उनके शरीर में एक झाड़ू बांध दिया जाता था, जब भी वो चलते थे तो पीछे से सफाई होती रहती थी। उन्हें एक गाँव के एरिया में चप्पल पहन के जाने की अनुमति नहीं थी। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस में थी उस टाइम पे। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें उस टाइम क्या क्या कंडीशन थी, तो बहुत सारे ईविल प्रैक्टिसेस चलती थी। ईविल प्रैक्टिसेस का मतलब सती सिस्टम था कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाना चाहिए। उसके बाद था फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसमें कन्या भ्रूण हत्या की जाती थी कि अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार देना चाहिए। और उसके बाद था चाइल्ड मैरिज, ये उस टाइम पे सोशल इविल थी, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कर दिया जाता था। और चौथा था पॉलीगैमी, बहुविवाह करना, एक आदमी बहुत सारी पत्नियां रखते थे। पॉलीगैमी, राजा महाराजाओं की भी बहुत सारी पत्नियां होती थी। उसके बाद पर्दा सिस्टम, ये मुगलों के शासनकाल में भारत में आया था पर्दा सिस्टम। इसने लड़कियों को घरों तक ही कैद कर दिया और केवल उपभोग की वस्तु माना जाने लगा और उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाने लगा। तो ये सारे सोशल इविल्स थे जो उस समय प्रैक्टिसेस में थे। और उसके बाद हम बात करें विडोहुड की बात करें तो जब महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनके पति का देहांत हो जाता था, वुमेनहुड में वो बहुत ही एक्सट्रीम मिजरी कंडीशन में रहती थी और नो रीमैरिज अलाउड, किसी भी प्रकार से उन्हें दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वुमेनहुड के कुछ प्रैक्टिसेस थे।
अब अगर हम देखें, एक मिनट मैं नया स्लाइड ले लेती हूँ। कुछ प्रैक्टिसेस और भी थी, जैसे कि जो प्रिस्टली क्लास थे उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया था कि ये जो बोलेंगे वो सब सच होगा। तो प्रिस्टली क्लास को हाई वैल्यू देने के कारण यहाँ पे सुपरस्टिशंस फैला और उसके बाद आइडोलैट्री ये फैला। अब मूर्ति पूजा की जाने लगी कि मूर्तियों की पूजा की जानी चाहिए, मूर्ति पूजा होने लगी। और उसके बाद हम देखते हैं पॉलीथिज्म आया और मीनिंगलेस रिचुअल्स ये बढ़ते गए, मीनिंगलेस रिचुअल्स ये इंक्रीज हो गए। और इसके बाद अगर हम एक कंडीशन और देखें प्री रिफॉर्म मूवमेंट में था, तो वो था वुमेन बैकवर्डनेस एंड एजुकेशन एंड बैकवर्डनेस इन एजुकेशन। उस समय शिक्षा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, खासकर वुमेन एजुकेशन की बात करें तो वुमेन को एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था और कुछ नहीं। तो इन सब में रिफॉर्म करने की जरूरत थी। अब अगर हम मेन कॉजेज की बात करें, ऐसे कौन कौन से कॉजेज थे जिसकी वजह से जो है लीडिंग फैक्टर माना जाता है मूवमेंट होने का, लीडिंग मूवमेंट फैक्टर्स, लीडिंग मूवमेंट। ये रिफॉर्म मूवमेंट क्यों हुआ, इसका लीडिंग फैक्टर था पहला वेस्टर्न एजुकेशन। अंग्रेजों के साथ वहाँ की जो वेस्टर्न एजुकेशन थी और वेस्टर्न कल्चर था वो भी भारत में आया, तो उसने बहुत सारे लिबरल आइडियाज जो हैं वो दिए, जैसे कि लिबर्टी। ये सब कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि फ्रांस से आया था। लिबर्टी, इक्वालिटी, रेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है लिबरल आइडियाज जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन से आए। और दूसरी बात करें वेस्टर्न थिंकर्स का जो इम्पैक्ट था वो इंडियन सोसाइटी पे भी पड़ा, जैसे कि वेस्टर्न थिंकर्स हम अपने विधि शास्त्र में भी देखते हैं। तो जॉन लॉक, फिर रूशो, बेंथम की बात करें या फिर मिल की बात करें, तो इन सब का जो विचार था वो हमेशा रेशनल चीज़ों पे फोकस करता था कि चीज़ें रेशनल होनी चाहिए, जो लॉ होने चाहिए वो रेशनलिज्म पे बेस्ड होने चाहिए, एक लॉजिकल होना चाहिए और ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। तो ये वेस्टर्न थिंकर्स के कुछ आइडियाज थे जो इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट जिसका पड़ा। अब अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें विच लीड्स टू दिस मूवमेंट, इट वॉज क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसके लिए जो भी इंडियन सोसाइटी में ईविल प्रैक्टिसेस व्याप्त थी, जो उस टाइम पे थी ईविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में, उसको वो लोग पॉइंट आउट किया करते थे, जिससे लोगों को पता चला कि हमारे जो है सोसाइटी में क्या क्या कमी है। उसके बाद हम चौथे अगर रीजन्स की बात करें तो चौथा फैक्टर था प्रिंटिंग प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ धीरे धीरे, तो हम देखते हैं कि बहुत सारा जो न्यू आइडियाज़ थे लोगों के वो जर्नल और बुक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगे। तो जो भी लोग पढ़े लिखे होते थे वो लोगों को अवेयर करने का काम करने लगे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। उसके बाद अगर हम पांचवें रीजन की बात करें तो ये था ब्रिटिश लॉज। जो ब्रिटिश लॉज थे उस टाइम पे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस लेके आए थे, प्रोग्रेसिव रेगुलेशन, जैसे कि बैन ऑन सती हमें देखने को मिलता है। बैन ऑन सती ये 1829 में आया, जिससे इनकरेज हुआ कि रिफॉर्म किया जाना चाहिए। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की, तो ये था सोशल स्टैग्नेशन एंड डिज़ायर फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियाज पास्ट ग्लोरी। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, लेटर ऋग्वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक जो स्टार्टिंग में आया था, उसमें महिलाएं हम देखते हैं वुमेन एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, महिलाएं भी पुरुषों के समान होकर चलती थी। ये लोग हम देखते हैं कि शास्त्रार्थ भी किया करती थी वुमेन। तो अभी ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि लॉजिकल थी, हर चीज़ों के पीछे एक लॉजिक हुआ करता था। अगर हमारा जो धर्म था वो एक तरह से साइंस पे बेस्ड था कि साइंस भी इस चीज़ का सपोर्ट करता है, लोग हर चीज़ को समझते थे। उस समय गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था और लोग दूर दूर से भारत पढ़ने के लिए आया करते थे। तो अब ये इंपॉर्टेंट लोगों को लगा कि अब जो पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसका रिवाइवल किया जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव था पहला एबॉलिशन ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, उसके बाद पॉलीगैमी और पर्दा सिस्टम। जो इस टाइम पे ये सोशल इविल प्रैक्टिसेस चलती थी उनका एबॉलिशन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज। पहले जो विडो रीमैरिज था उसको लीगल नहीं माना जाता था, तो इसे लीगलाइज करने की बात की गई, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज। और तीसरा था प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड इक्वालिटी, क्योंकि अभी तक वुमेन एजुकेशन और इक्वालिटी की बात की ही नहीं गई थी। बस ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखते हैं वुमेन को इक्वालिटी थी, उसके बाद धीरे धीरे वो डिग्रेड होती चली गई थी। उसके बाद चौथे रीजन की बात करें तो इरेडिकेशन ऑफ
कास्ट सिस्टम, एराडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। ये मेनली हमें देखने को मिलता है, ये जो साउथ वाला इलाका था, सदर्न एरियाज ऑफ इंडिया था उस टाइम पे, वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो वहाँ पे इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। पांचवा, अगर हम एम की बात करें, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन, प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन। इसमें जैसे मैंने बताया था कि दो प्रकार का रिफॉर्म की बात की गई थी, एक था सोशल और एक था रिलीजियस। तो रिलीजन में भी प्योरिफिकेशन करने का काम, जैसे कि मोनोथिज्म, कि इतने सारे गॉड्स बना दिए गए हैं, इतने सारे जो है कॉन्सेप्ट बना दिए गए हैं, पर सबका एक तरह से मेन एम देखिए मोनोथिज्म, तो वो एक ईश्वरवादी था कि ईश्वर एक होना चाहिए। और सभी जितने भी रिलीजन में अगर हम देखें तो एक ही कॉन्सेप्ट की बात होती है, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक होती है। एक तरह से मानव का कल्याण होना चाहिए, मानव की भलाई होनी चाहिए, या फिर जो पृथ्वी है हमारी, उस पर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, हमारे जो इन्वायरमेंट है, उन सब की बात की जाती है कि इन सबको अपलिफ्ट किया जाए, इन सबका प्रोटेक्शन किया जाए, प्रिजर्वेशन किया जाए। तो इस पे जो है सब रिलीजन फोकस करता है। तो ये एक मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि एक ईश्वरवाद होना चाहिए और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए रिलीजन की। तो इन्होंने आइडल वर्शिप जो होती थी उसका भी विरोध किया कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, लोगों के विचार सुधारे जाने चाहिए। ईश्वर को मानने से ज़्यादा अच्छा है कि ईश्वर की मानी जाए, उनकी बात को समझा जाए। उन्होंने जो चीज़ें लोगों को बताई हैं, ईश्वर की बात मानना वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। केवल मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होगा, उनका जो आइडियोलॉजी था उसे लोगों को समझाया जाना चाहिए। और जो बेफिजुल के जो रिचुअल्स किए जा रहे हैं और लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, उन रिचुअल्स को कम किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, उनका एडिकेशन किया जाना चाहिए। अगर हम छठवें एम की बात करें तो वो था प्रमोशन ऑफ रीजन। हर चीज़ रीजन बेस्ड होनी चाहिए। हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी देखते हैं कि जो एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए वो लोगों में डेवलप करना है। और उसके बाद साइंस, प्रमोशन ऑफ साइंस होना चाहिए। जो मॉडर्न थॉट है उसका प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि अगर समाज के हिसाब से चलना है तो समाज में जो चेंजिंग जो सोसाइटी है उसके हिसाब से हमारे अपने नियम कानून को बदलना पड़ेगा। तो मॉडर्न थॉट होना चाहिए ओवर ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ हमें नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है, उसके पीछे की रीजनिंग को समझना है, उसके पीछे की साइंस को समझना है और मॉडर्न थॉट को समझना है। अब अगर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटीज़, तत्वबोधिनी सभा। तो जितने भी थिंकर्स थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, इस तरह के जितने भी थिंकर्स थे, रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के जो है सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की थी। और उस सोसाइटी का मेनली यही काम था कि इसके जो थॉट्स हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, उस थॉट्स को लोगों तक पहुँचाया जाए और उस लोगों को अवेयर किया जाए इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मो समाज, बंगाल रेनेसेंस रिफॉर्मिस्ट विंग। ये फाउंड किया गया था 20 अगस्त 1828 में इन कलकत्ता बाय राजा राम मोहन राय एज ब्रह्मो सभा। ये स्टार्टिंग में इसे ब्रह्मो सभा कहा गया था, बाद में इसका जो है नाम बदल के हम देखते हैं ब्रह्मो समाज कर दिया गया था, ब्रह्मो समाज। इन्हीं के द्वारा जो है आत्मीय सभा भी स्टैब्लिश की गई 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था 1817 में विद डेविड हेयर, और उसके बाद वेदांता कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था 1825 में। अगर हम कोर प्रिंसिपल की बात करें ब्रह्म समाज का, जो कि इसका कोर प्रिंसिपल था, थॉट्स थे, वो था मोनोथिज्म, वन फॉर्मलेस गॉड, यानी कि एक ही ईश्वर है और वो फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। यानी कि ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और रिजेक्शन ऑफ आइडोलेट्री, पॉलिथिज्म एंड रिचुअल्स कास्ट, ये लोग रिजेक्शन किए हैं कि किसी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। जो बहुत सारे लोग देवी देवताओं को मानते हैं उसका विरोध किया, जो रिचुअल्स होते थे, जो इविल प्रैक्टिस चलती थी, उसका जो है विरोध किया था। कास्ट सिस्टम जो था जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी होती थी, इन सब का विरोध किया। और रेशनलिज्म पे फोकस किया कि हर चीज़ों के पीछे एक रेशनल जो है नॉलेज होना चाहिए, और सोशल इक्वालिटी पे ये लोग फोकस करके चलते थे। अगर हम की लीडर की बात करें, एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ। की लीडर की बात करें तो इसमें थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रिवाइव्ड एंड फॉर्मलाइज्ड इट एंड ज्वाइंड इन 1843। इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे रिवाइव किया और फॉर्मलाइज किया। और बाद में हम देखते हैं केशव चंद्र सेन ने भी इसे ज्वाइन किया था 1858 में, और ब्रॉड रेडिकल चेंजेस, वुमेन राइट्स और इंटरकास्ट मैरिज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अगर हम मेजर स्प्लिट की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले ये ब्रह्म सभा हुआ करता था, ब्रह्म सभा। उसके बाद ये इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट याद रखिएगा 1828। उसके बाद इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया था, ब्रह्म समाज। ये किया गया था 1830 में। और उसके बाद हम देखने को मिलता है कि इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर की भी एंट्री हुई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही बाद में आगे चल के एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी थी, स्टैब्लिशमेंट कर दिया था तत्वबोधिनी सभा। बाद में हम देखते हैं कि ये ब्रह्म समाज जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, क्योंकि बाद में इसमें दो टाइप्स के थिंकर्स आ गए थे। पहला था आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज, नेशनल ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके मेन लीड थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज में थे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज जो है वो चाहता था कि ये जो आइडियोलॉजी है ब्रह्म समाज की, वो मेनली बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। इसका ओरिजिन बंगाल कलकत्ता में हमने देखा था हुआ था। तो ये जो आइडियोलॉजी है वो बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए, और जो
नेशनल, अगर हम भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके जो है फाउंडर केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो है एक्सपेंशन होना चाहिए और इसे भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए, भारत में इसको फैलाया जाना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी से इसे दो पार्ट में इसका जो है डिवाइड कर दिया गया था, इसे दो भाग में विभाजित हो गया था। एक था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। अगर हम राजा राममोहन राय की बात करें, यहाँ पे राजा राममोहन राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा राममोहन राय का जो बर्थ था वो 22 मई 1772 में हुआ था, दाधानगर बंगाल में। और इनकी डेथ जो है 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनका जो की टाइटल था राजा, ये अकबर सेकंड के द्वारा 1830 में दिया गया था और इन्हें फादर ऑफ बंगाल रिनेसेंस भी माना जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि फादर ऑफ बंगाल रिनेसेंस पूछा जाए, चाहे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस पूछा जाए, इंडियन रेनेसेंस, तो ये दोनों ही राजा राममोहन राय को ही इसकी उपाधि दी गई थी, राजा राममोहन राय। उसके बाद मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एंटी सती कैंपेन उन्होंने चलाया था, जिस गवर्नर जनरल उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती को बैन कर दिया गया था, एक रेगुलेशन जारी करके। और इन्होंने ही आत्मीय सभा की भी स्थापना की, ब्रह्म सभा की स्थापना की, ब्रह्म समाज इसका नाम बदल के कर दिया गया था। इनके जो मुख्य जो अगर पब्लिकेशन की बात करें तो वो था, एक था हम देखते हैं संवाद कौमुदी, ये बंगाली में ही लिखा गया था, ये राजा राममोहन राय के न्यूज़पेपर हुआ करते थे। और दूसरा था मिरातुल अखबार, ये फारसी में हुआ करता था, फारसी। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, मिरातुल अखबार देखिए पर्शियन न्यूज़पेपर था, और संवाद कौमुदी ये बंगाली वीकली था। उसके बाद हम आते ब्रह्म समाज पे। देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था आदि ब्रह्म समाज जो कि कंजर्वेटिव सोच रखते थे और इसे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लीड किया गया था, स्टक टू वैदिक मोनोथिज्म। और अगर हम दूसरी आइडियोलॉजी की बात करें तो वो था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसका प्रोग्रेसिव रेडिकल थॉट था और इसे लीड किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसके बाद जो केशव चंद्र सेन का जो ग्रुप था वो फर्दर स्प्लिट हुआ था, फर्दर स्प्लिट इन 1878 फ्रॉम केशव्स ग्रुप, और इसे साधारण ब्रह्मो समाज डेमोक्रेटिक लेड बाय आनंदा बोस, शिवानाथ शास्त्री, इट इज एम्फसाइज्ड वुमेन एजुकेशन एंड विडो मैरिज। और यहाँ हम देखते हैं कि जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो फर्दर डिवाइड हो गया था, फर्दर जिसका ये जो एक्सटेंशन हुआ था वो हुआ था साधारण ब्रह्म समाज में, साधारण ब्रह्म समाज, इसे इंग्लिश में भी साधारण ब्रह्म समाज ही कहते हैं, साधारण ब्रह्म समाज में, जिसके जो हैं वो फाउंडर थे आनंद मोहन बोस। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि केशव चंद्र सेन ने उनकी जो खुद की पुत्री थी उनका बाल विवाह कर दिया था, जिसके कारण ये जो हमारा भारतीय ब्रह्म समाज था वो उसका फर्दर एक्सटेंशन हुआ, डिवाइड हो गया था वो साधारण ब्रह्म समाज में। अब हम देख लेते हैं इसके आगे। इसके बाद अगर हम तत्वबोधिनी सभा की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था, तो 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसे एस्टैब्लिश किया था। इसका जो पर्पस था वो था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदास उपनिषद विद रेशनल आउटलुक, काउंटर मिशनरी क्रिटिसिज्म, प्रोपोगेट आरआरएम राजा राममोहन रॉयस आइडियाज। जो हमारे थिंकर्स थे वो दो टाइप के थे, एक थे रिफॉर्मिस्ट और दूसरे थे रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट ने क्या किया कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी ऋग्वैदिक एरा की, तो उसको उन्होंने बोला कि इसे रिवाइव करने की जरूरत है, वो हमारी सभ्यता सही थी, संस्कृति सही थी, उसी को हमें रिवाइव करना जरूरी है, हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए। तो उसी का सपोर्ट ये भी किया करते थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इसलिए उन्होंने वेदास और उपनिषद का सिस्टमैटिक स्टडी को बोला कि उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो रीजनल थी, उसे फिर से जो है रिवाइव किया जाना चाहिए। अगर हम की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो तत्वबोधिनी पत्रिका भी उन्होंने स्टार्ट की थी, किया मर्ज इनटू, बाद में ब्रह्मो समाज में मर्ज हो गए थे। और इन्होंने आदि ब्रह्म समाज विंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि आदि ब्रह्म समाज विंग एक अपना जो है जो ब्रह्म समाज था दो भाग में स्प्लिट हुआ, उसमें आदि ब्रह्म समाज का जो फाउंडर वो देवेंद्रनाथ टैगोर बने थे। अगर कुछ एग्जाम पॉइंटर्स की बात करें तो ब्रिज बिटवीन रॉयज रिफॉर्म एंड टैगोर्स रिवाइवलिज्म प्रमोटेड वैदिक स्टडी ओवर ब्लाइंड फेथ। उसके बाद अगर हम आर्य समाज की बात करें तो ये देखिए, ये रिवाइवलिस्ट थे। रिफॉर्मिस्ट तो केवल रिफॉर्म की बात करते थे, जो कि मेजर जो सोशल इविल्स इस टाइम पे थे उसकी रिफॉर्म की बात करते थे, और रिवाइवलिस्ट जो पुराने हमारे जो वैदिक एरा में जो चीज़ें थी उनको रिवाइव करने की बात करते थे। इसे फाउंड किया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1875 को इसे फाउंड किया गया था इन बॉम्बे बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का जो आर्य समाज के फाउंडर थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका स्लोगन था बैक टू द वेदास एंड गो बैक टू द वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन और भी दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा, इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया इज फॉर इंडियंस। तो ये स्लोगन भी किससे रिलेटेड है? आर्य समाज से रिलेटेड है। उनका कोर प्रिंसिपल था वैदिक मोनोथिज्म, रिजेक्शन ऑफ आइडोलैट्री, पुरानास, रिचुअल्स, कास्ट बाय बर्थ और एम्फेसिस ऑन रीजन एंड साइंस। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इनिशियली ये बॉम्बे में था, बाद में लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि शुद्धि मूवमेंट जो है वो भी आर्य समाज के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। सपोर्टेड विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिज, प्रमोटेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। अगर ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाए कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में किसने जो है प्रमोट किया था, तो वो था आर्य समाज। और सपोर्टेड ऑफ वर्णास, वर्णा सिस्टम की बाई क्वालिटीज। जो स्टार्टिंग में हमारा वर्णा सिस्टम था वो काम पे आधारित था, ना कि कास्ट पे आधारित था, कि जो जो काम करेगा उसके आधार पर उसका कास्ट जो है वो डिटरमिन किया जाएगा, नॉट बाई बर्थ।
तो उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम था, जो बर्थ पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं था, वो क्वालिटीज़ पे डिपेंडेंट था। जो क्वालिटीज़ जिसके अंदर होगी वो उस कास्ट का होगा, ना कि बर्थ से। तो उन्होंने इसका सपोर्ट किया था, वर्ना सिस्टम। और ब्रिटिश व्यू, अगर हम ब्रिटिश व्यू की बात करें तो वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक अंग्रेज था, जिसने कहा कि आर्य समाज जो है वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, रिफरिंग टू इंडियन नेशनल स्टेट ऑफ एन एसोसिएटेड विद तिलक और लाजपत राय। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय के द्वारा ये एक बुक लिखी गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। ये थी हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। ये आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज, तो इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जो है बचपन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। और इनके जो है गुरु का नाम था पूर्णानंद और बिरजानंद। इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कौन था, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो ये भी 2 भाग में डिवाइड हुआ था। पहला था वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करता था और कहता था कि हमें वेद को तो लेके चलना है, साथ में जो वेस्टर्निज्म था, वेस्टर्न कल्चर थे, उसको भी हमें साथ में लेके चलना है। तो इन्होंने एजुकेशन में डीएवी कॉलेजेस को ओपन किया था, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से बोला जाता है। इसमें पहला जो कॉलेज था, स्कूल था, वो था लाहौर में स्टैब्लिश किया गया था। और इसके जो है फाउंडर माने जाते थे लाला लाजपत राय और हंसराज। और वहीं अगर हम दूसरी आइडियोलॉजी की बात करें तो वो था गुरुकुल आइडियोलॉजी, जो पूरी तरह से वेद सिस्टम को फॉलो करता था, जो वैदिक स्कूल को सपोर्ट करता था और वैदिक एजुकेशन दिए जाने की बात करता था। इसमें अगर हम फर्स्ट स्कूल की बात करें जो स्टैब्लिश किया गया था इसके अंतर्गत, वो था हरिद्वार में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहीं पे जो हमने जो स्लाइड देखा था, एक मिनट, दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशन, तो ये भी एक आर्य समाज का एजुकेशन विंग था। फर्स्ट डीएवी स्कूल जैसे मैंने आपको बताया कि 1886 में लाहौर में स्टैब्लिश किया गया था। और इसके फाउंडर देखिए लाला हंसराज थे और लाला लाजपत राय थे। और इसका एम था ब्लेंड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन विद वैदिक वैल्यूज। देखिए जो ब्लेंड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन था उसको वैदिक वैल्यूज के साथ ब्लेंड करना। इसका फुल नेम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस एंड स्कूल, डीएवी कॉलेजेस एंड स्कूल्स। और लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो गुरुकुल कांगरी रिवाइवलिस्ट विंग फाउंडेड इन 1902 इन हरिद्वार, श्रद्धानंद रेडिकल आर्य समाज फोकस्ड ऑन प्योर वैदिक गुरुकुल सिस्टम। इसका एक रिवाइवलिस्ट विंग था जो कि हरिद्वार में, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टैब्लिश किया गया था। गुरुकुल सिस्टम पे ये बिलीव करते थे। ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज जो है वो मेनली जो है इसका फोकस था महाराष्ट्र। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1867 में बाय आत्मारंग पांडुरंग। ये नेम याद रखिएगा, आत्मारंग पांडुरंग इसके फाउंडर थे। इसके की फिगर थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने 1870 में से ज्वाइन किया था। और इन्होंने ही 1870 में पूना सार्वजनिक सभा एक हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था, पूना सार्वजनिक सभा। इन्हें ही सॉक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। इसका मेन एम देख लीजिए, ये था मोनोथिज्म अगेंस्ट कास्ट एंड चाइल्ड मैरिज, फॉर विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। इसका नेचर मॉडरेट था, ब्रह्मो इंस्पायर्ड था, ग्रेजुअल रिफॉर्म करना था। और इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1887 में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। स्वामी विवेकानंद ये डिसिपल थे रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और इनका बर्थ डेट याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनका रियल नेम जो था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनकी जो है डेथ हुई थी वो था 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में, एज 39। इनके की बुक्स याद रखिएगा, इसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग किसने लिखा था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने ही लिखा था। और इन्होंने 1896 में 1896 में वेदांत सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था। और इनकी जो है मेन डिसिपल मानी जाती हैं वो थी मार्गरेट एलिजाबेथ। और इन्होंने एक पत्रिका भी स्टार्ट की थी, एक मैगजीन इन्होंने स्टार्ट की थी जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। और इन्होंने अपनी हिस्टोरिक स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को। मुझे याद है किसी एग्जाम में ये जो है मंथ भी पूछा गया था, सितंबर 1893। इस तरह से बहुत सारा डेट लिख के दे दिया था, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। और इसका करेक्ट आंसर था सितंबर 1893। और इन्होंने अपनी स्पीच का स्टार्टिंग किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका।
यहाँ पे कुछ की फिगर्स और भी हैं, जैसे मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया था। ये इनका जो है बर्थ 12 फरवरी 1824 को हुआ था टंकारा गुजरात में। इनकी डेथ 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। इनकी की बुक जैसे मैंने आपको बताया था सत्याग्रह प्रकाश की 1875 को लॉन्च की गई थी। क्रिटिक ऑफ आइडोलैट्री एंड सुपरस्टिशंस, बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास, मेजर रिफॉर्म देखिए शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज अगेंस्ट कास्ट बाय बर्थ, काउ प्रोटेक्शन। और वहीं अगर बात करें केशव चंद्र सेन की, तो रेडिकल रिफॉर्मर थी ब्रह्मो समाज की। जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट में ये स्प्लिट हो गया था। केशव चंद्र सेन जो है फाउंडर थे, वो जो भारतीय ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, उसके जो है फाउंडर बने थे। इनका बर्थ 19 नवंबर 1838 को हुआ था। इनकी डेथ 8 जनवरी 1884 को हुई थी। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी कि भारत वर्षीय ब्रह्म समाज 1866 में जो स्प्लिट हुआ था उसके मेजर फाउंडर थे। अब हम देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन को। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बेलूर मठ में हुआ था कोलकाता में। इसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद थे। इनके गुरु देखिए रामकृष्ण परमहंस थे, दक्षिणेश्वर मंदिर के पृष्ठ थे। उनका हेडक्वार्टर देखा जाए तो ये रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर बेलूर मठ में था, जो कि और अल्मोड़ा में भी इनका हेडक्वार्टर था। की इवेंट की बात करें तो विवेकानंद का शिकागो स्पीच जो मैंने बताया सितंबर 1893 को हुआ था। और सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये कहने वाले भी स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद अगर हम बात करें सत्य शोधक समाज की, 1873 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर ज्योतिराव फुले थे, महात्मा फुले भी इन्हें कहा जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव था सोशल राइट्स फॉर दलित्स, रुद्रशूद्राज, एंटी कास्ट एंड एंटी ब्राह्मणिकल। ये जो मेन था सत्यशोधक समाज, वो जो है कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। की वर्क्स की बात करें तो ज्योतिबा राव फुले का याद रखिएगा, इन्होंने गुलाम पत्रिका जारी की थी। और सावित्रीबाई फुले भी ये इससे एसोसिएटेड थी। इन पे एक मूवी बनी है जो वुमेन एजुकेशन को लेकर के काम कर रही थी। इनका एक स्टोरी भी है कि जब ये पढ़ाने जाती थी लड़कियों को तो लोग इन पे गोबर फेंका करते थे, तो ये अपने साथ हमेशा एक एक्स्ट्रा साड़ी रखा करती थी। और एग्जाम पॉइंट से बात करें तो पैनिड, नॉन ब्राह्मण एंड दलित अवेकनिंग, ये काम किया था सत्यशोधक समाज ने। फिर अगर हम सेवा सदन की बात करें तो ये 1885 को बॉम्बे में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर याद रखिएगा बहराम जी एम मालावारी, ये सेवा सदन के फाउंडर थे, एक पारसी रिफॉर्मर थे। इसका ऑब्जेक्टिव था हेल्प एक्सप्लॉइटेड वुमेन, विडोज इटीसी, फाइट चाइल्ड मैरिज। और उसके बाद अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, ये दोनों जो है इसके फाउंडर्स थे। और इसका हेडक्वार्टर आरडीआर में था, मद्रास में। इसमें की लीडर एनी बेसेंट, याद रखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के कई बार फाउंडर एनी बेसेंट को मान लेते हैं, पर एनी बेसेंट बस की लीडर थी। इसके फाउंडर्स थे एच.पी. ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में, जिसे बाद बीएचयू बना दिया गया, स्टैब्लिश किया था। और होम रूल लीग मूवमेंट भी इसने स्टार्ट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी में, जिसे हम होम रूल लीग मूवमेंट हम आगे पढ़ेंगे। 1916 में हुआ था। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 1887 को फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर थे महादेव गोविंद रानाडे विद रघुनाथ राव। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, प्रमोट विडो मैरिज, वुमेन्स एजुकेशन। नेचर था एनुअल सोशल रिफॉर्म सेशन अलोंगसाइड आईएनसी। जैसे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब बैठक होती थी, मीटिंग्स होते थे, सेशंस चलते थे, तो उसी के साथ साथ सोशल रिफॉर्म के भी सेशन की बात की गई थी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट की बात करें तो इसे इनिशिएट किया गया था 1820 to 1830। इसके लीडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, ये इंपॉर्टेंट है, टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज। और इसके फॉलोअर्स थे डेरोजियन, इसके फॉलोअर्स को डेरोजियंस कहा जाता था। और इसका भी एम था रेशनलिज्म, लिबर्टी, अटैक ऑन ऑर्थोडॉक्सी एंड कास्ट सिस्टम, ये इसका एम था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अदर सोशियो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में बता दिया चार्ट बना करके, आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की बात करें तो कुछ मूवमेंट था, जैसे कि अरावीपुरम मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, फिर है प्रजा मित्र मंडली, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम और हरिजन सेवक संघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे स्टार्ट किया था। वर्क फॉर दलित राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के फाउंडर कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जस्टिस पार्टी मूवमेंट, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, देखिए वायकॉम सत्याग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये के केलापन, ये मेन लीडर में थे यहाँ पे। ये सब साउथ में मेनली ये सब स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ मुस्लिम, जैसे कि हिंदू रिलीजन में कुछ रिफॉर्म किए गए थे, उसी तरह से मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी हुआ था, जिसमें था मेनली अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में किया गया था। बहुत सारा जो है सोशल इविल, सोशल नॉर्म्स, कुछ प्रैक्टिसेस चलती थी मुस्लिम्स में भी, तो उसका इरेडिकेशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया था कि प्रमोट किया जाए साइंटिफिक टेम्पर को, उर्दू लिटरेचर को, जो ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्सी है उसे अपोज किया गया था। और मुस्लिम नेशनलिज्म की बात की गई थी, लेड फाउंडेशन स्टोन। और इसने भी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस की स्थापना की इस अलीगढ़ में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था 1920 में। उसके बाद देवबंद मूवमेंट की बात करें तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, इसे मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गंगोही ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद अहमदिया मूवमेंट की बात करें तो इसे मिर्जा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया था, और 1889 में पंजाब में स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव था इसका रिस्टोर ट्रू फॉर्म ऑफ इस्लाम। इस्लाम में भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बहुत सारी कृतियाँ आ गई थी, बहुत सारा सोशल इविल्स आ गया था, तो इस्लाम में भी जो ट्रू जिसका फॉर्म था उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। पीसफुली प्रोपोगेशन, रिजेक्ट वायलेंट जिहाद, ये सारे चीज़ें इसमें की गई थी। पारसी रिफॉर्म भी किया गया था, जिसमें था रहनुमाई मजाध्यान सभा। इसका 1851 में बॉम्बे में इसे स्टार्ट किया था। इसके फाउंडर्स याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी फुरदोनजी, एस बेंगली और अदर्स। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ अलग कुछ रिफॉर्मिस्ट के बारे में बता दिया है, जिसमें थे बाल शास्त्री जाम्बेडकर, देखिए गोपाल हरि देशमुख, इन्हें ही लोकहितवाड़ी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकहितवाड़ी किसे कहा जाता था, तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था लोकहितवाड़ी। और इनका रीजन महाराष्ट्र था।
सर विलियम जोन्स, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके जो है फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडर। इसके बाद विष्णु शास्त्री चिक्कुलंकर, इन्होंने फाउंड किया था निबंधमाला। और उसके बाद सतनामी मूवमेंट की बात करें तो इसके फाउंडर थे गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में। तो ये आज हमने कवर कर लिया है कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये सारे क्वेश्चन यूपी एपी और यूपी जुडिशरी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे वो क्वेश्चन हैं, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मैडम ब्लाटवस्की का संबंध किससे था। मैडम ब्लाटवस्की वाज एसोसिएटेड विद, तो मैंने आपको बताया है कि मैडम ब्लाटवस्की जो हैं वो फाउंडर थी। यहाँ देखिए मैडम ब्लाटवस्की फाउंडर्स थी, मैडम HP ब्लाटवस्की एंड HS ऑलकॉट, ये फाउंडर थे थियोसोफिकल सोसाइटी के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी। उसके बाद हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज के जो राइटर थे वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रेज्ड द स्लोगन इंडिया इज फॉर इंडियंस, तो ये हमने देखा था इंडिया इज फॉर इंडियंस हुआ, चाहे बैक टू द वेदास हुआ, ये सारे स्लोगन रिलेटेड हैं आर्य समाज से। उसके बाद अगर हम बात करें हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन द एनैक्टमेंट ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ हम कुछ चीज़ें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जान लेते हैं। पहला है कि इन्होंने ये 1849 ईस्वी में एक बैथून स्कूल इस्टेब्लिश किया था, बैथून स्कूल, और ये ज़्यादातर वोमेन एजुकेशन के लिए काम किए, वोमेन एजुकेशन के लिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये 1849 है। उसके बाद एक इन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश जो मैगजीन था यही जो वर्नाकुलर एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वर्नाकुलर एक्ट जिसका विरोध किया गया था बाद में, तो इसमें जो है जो भी मैगजीन अंग्रेजों के खिलाफ बोलती थी उसे बैन कर दिया जाता था। तो इसमें जो सबसे पहले जो बैन किया गया था जिस मैगजीन को वो था सोम प्रकाश मैगजीन, और इस ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही इन्होंने ही विडो रीमैरिज एक्ट को पास कराने में हेल्प की थी, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन द एनैक्टमेंट ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज एंड प्रमोट फीमेल एजुकेशन इन महाराष्ट्र। हमने पहले देखा था कि ज्योतिबा फुले जो है ये सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है, सत्यशोधक समाज, और MG रानाडे ये हमने देखा था ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड है, प्रार्थना समाज, और ये जो है सेवा सदन से रिलेटेड है। अगर हम वुमेन एजुकेशन की बात करें तो ज्योतिबा फुले ने भी काम किया, सावित्रीबाई फुले ने भी काम किया, DK कार्वे ने भी काम किया था, पर आयोग ने इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर DK कार्वे ने माना है, और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर DK कार्वे को माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन रिफॉर्म, तो मैंने पहले ही बताया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद परमहंस मंडली वाज ए रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, परमहंस मंडली की बात करें तो मैंने बताया था कि रामकृष्ण जो परमहंस मंडली थी वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। यहाँ देखिए परमहंस मंडली है और इसका जो हेडक्वार्टर है बॉस्टन USA में था, पर ये मेनली महाराष्ट्र में इसने अपना रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932, जो फर्स्ट ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग था इसको याद रखिएगा। इसके जो मेन जो है प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो घनश्याम दास बिरला थे, GD बिरला इसका आंसर होगा। उसके बाद द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए इसमें पूछा गया कि भारतीय ब्रह्म समाज, मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था और इसमें एक था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज का जो फाउंडर थे वो थे केशव चंद्र सेन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड रिनेसेंस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि इसे कॉइन करने वाले थे मैचरेट, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है द रेनेसेंस इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले ये लोग मानते थे कि गॉड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, पर बाद में जब रेनेसेंस पीरियड आया तो उसमें मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना जाने लगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, तो मैंने बताया था कि फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस चाहे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस वो माना जाता है राजा राममोहन राय को। हु गेव राममोहन राय द टाइटल ऑफ राजा, तो ये भी अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो मैंने बताया कि जितने भी सोसाइटीज थे वो एक तरह से मोनोथिज्म पे फोकस करके चलते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोथिज्म, कि एक ईश्वरवाद होना चाहिए। उसके बाद है विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन हेल्ड एट शिकागो, तो ये 1893 में शिकागो सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर्स रोड द बुक्स ज्ञान योग कर्मयोग एंड राजयोग, जैसे मैंने आपको बताया था ज्ञान योग कर्मयोग राजयोग ये सब स्वामी विवेकानंद ने ही लिखा था। देखिए सारे यूपी PCS के क्वेश्चन है, तो मैंने इसे भी कवर कर दिया है क्योंकि इसका चांस है कि ये आगे पूछा जा सकता है यूपी APM में चाहे जुडिशरी में। यहाँ देखिए पूछा गया है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया जो है ये बोला जाता था स्वामी दयानंद सरस्वती को। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट, ये भी मैंने आपको बताया कि शुद्धि मूवमेंट से रिलेटेड है आर्य समाज। उसके बाद 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के बारे में भी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे एक मिनट। तो सत्यशोधक समाज से रिलेटेड थे ज्योतिराव फुले, और यही ऑथर भी थे, ज्योतिराव फुले ही ऑथर थे गुलामगिरी के, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस पे फोकस करके चलता था, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, एंटी कास्ट मूवमेंट ये था एक तरह से।
तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले, और गुलामगिरी भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और ज्योतिबा फुले एसोसिएटेड विथ, तो ये एसोसिएटेड किससे थे, एंटी कास्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, पर महादेव गोविंद रानाडे जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड है, प्रार्थना समाज। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड तो हमने देखा था कि हॉस्कॉट थे और मैडम ब्लैचविस्की थी, और इसकी मेन लीडर की बात करें तो एनी बेसेंट थी। उसके बाद है हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन बहुत लोग रामकृष्ण परमहंस समझ लेते हैं, पर वो इनके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय, ये भी मैंने आपको बताया सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हु वाज नोन बाय द निकनेम, देखिए इसमें पूछा है लोकहितवादी किसे कहा जाता था, तो ये भी मैंने आपको बताया है। एक मिनट, यहाँ पे लोकहितवादी किसका निकनेम था, तो गोपाल हरि देशमुख का निकनेम लोकहितवादी था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ये को भी सही है। उसके बाद आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है क्योंकि मैंने बताया था कि आत्मीय सभा भी राजा राममोहन राय ने स्टैब्लिश की थी। उसके बाद ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कृष्णचंद्र सेन, ये सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी सही है। अगर आपको यही पता है कि आत्मीय सभा राजा राममोहन राय द्वारा स्टैब्लिश की गई थी तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, जहाँ पे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, देखिए ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया हमने पहले देखा था कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया था लेड बाय केशव चंद्र सेन। तो इसका जो है ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा, ये जो है केशव चंद्र सेन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा फाउंड की गई थी। उसके बाद 10 सत्यशोधक समाज की बात करें तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो ये ज्योतिराव फुले, इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था। तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हमने देखा था गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये आंसर सही हो जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसे माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ देखिए द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में पुणे में इसकी स्थापना की गई थी, सेल्फलेस सर्विस था। तो आज हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कवर कर लिया है, और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू थे यूपी एपी और यूपी जुडिशरी के वो देख लिए हैं, और इसके अलावा हमने यूपी पीसीएस के भी पीवाईक्यू देख लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे हम किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपी एपी हो चाहे यूपी जुडिशरी हो। तो ये आज हमने कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन इंडिया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे और आपके लिए और अधिक मेहनत कर पाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास सच में अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और न्याय वेदिका से रिलेटेड किसी भी तरह की और कोई भी फ्यूचर अपडेट आपको चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है न्याय वेदिका का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको स्लाइड के बारे में चाहे आपको किसी भी तरह की PDF के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।